अमेंडमेंट अगर कैरी आउट करना है तो सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 4 और सेक्शन 40, 39, 40, 51, 52 एंड 54, देन 87, 83 और 89 के हिसाब से अमेंडमेंट कैरी आउट करके एक सही क़ानून यानी वक्फला अगर लाए तो जो है सभी मुस्लिमों को जो है इसका बेनिफिट होगा। और तो इसलिए से मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से मुझे भी एक किताब लिखना पड़ा है और उसमें जो है मेरा मकसद भी ये है कि वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट लाना ज़रूरी है। और वो किताब मेरी इस टाइटल से जो मैं लिखा हूँ, रीडिफाइनिंग वक्फला स्टडीज़ इन वक्फलास, इट्स अ रीडिफाइनिंग एंड क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन। ये बात नहीं थी कि जो है जितने भी प्रॉपर्टीज़ रूलर्स दिए हैं, मुस्लिम रूलर्स जैसे मिडिल पीरियड के जो रूलर्स दिए हैं वो ग्रांट्स कहलाते हैं। वो ग्रांट्स देने के बाद में उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोल के जो 1995 में जो अमेंडमेंट करे हैं वो सबसे बड़ी गलती करें, इंक्लूड करें ग्रांट्स इंक्लूडिंग मशरूतुल खिदमत, इसको जो है फर्स्ट डिलीट करना चाहिए। यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट करे, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि जो आदमी इनाम ज़मीनों के कब्जे में है उसको जो है ऑक्यूपेंसी राइट देना, उसको मालिक बोल के डिक्लेयर करना। 2024 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है आज उसकी चर्चा हो रही है। ये जो है इस वक्त बर्निंग इशू है और 40 अमेंडमेंट्स कैरिड आउट करने के लिए जो ड्राफ्ट बिल तैयार हुआ था ऑलमोस्ट ऑल उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था, लेकिन जो अपोजिशन की आवाज़ की वजह से उसको जो है जेपीसी को जो है रेफ़र किया गया। लेकिन मुसलमानों के दिमाग में भी ये परेशानी है कि सेक्शन 40 को कंप्लीट डिलीट करने की वजह से जो मेन ऑब्जेक्ट है वक्फ एक्ट का वही चले जाता है और जिसमें नॉन मुस्लिम को ऐड करते हैं उसके वजह से भी जो है प्रॉपर्टीज़ की रिकवरी उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो नॉन मुस्लिम कर सकते हैं, जिसके वजह से जो है वक्फ एक्ट जो जिसका डेफिनेशन ही बदल दे रहे हैं, इसके लिहाज से जो है मुसलमानों की एक ख़िलाफ़ एक साजिश है, ऐसी भी जो है आवाज़ उठ रही है। इसमें जो है मैं जो वीडियोस देखा हूँ, जो इमरान मसूद साहब एमपी साहब का कहना है कि सेक्शन 40 को जो है डिलीट करना या डिप्टी कमिश्नर को या कलेक्टर को जो है एब्सोल्यूट पावर देना वो गलत है। लेकिन उनका ये कहना है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें ये भी बताया गया है कि सेक्शन 40 जो है वो वैलिड सेक्शन है, उसको जो है बरकरार रखना चाहिए। और एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं वो जो है वो गिफ्ट के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि अमेंडमेंट में जो है गिफ्ट करना है अगर मुस्लिम तो अपने बीवी का कंसेंट होना ज़रूरी है और विदाउट कंसेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वक्फ नहीं कर सकते बोल के। लेकिन सबसे हैरान की बात यह है कि जो है हिंदू लॉ में या मोहम्मदन लॉ में ये प्रोविज़न नहीं है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग और अलिनेटिंग एनी प्रॉपर्टी बोल के। इस चीज़ को जो है अश्विनी कुमार उपाध्याय ज़रा सोच समझ के भी बताना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं तो जो है हर चीज़ को वो स्क्रूटिनाइज करके बताना बहुत ज़रूरी है। नॉन एडिंग ऑफ मुस्लिम्स तो इसके ताल्लुक से एक जो है यार 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 289 बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स राजस्थान वर्सेस राधा कृष्णन एंड अदर्स में ये क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वक्फला जो है नॉन मुस्लिम को अप्लीकेबल नहीं है या अप्लाई नहीं होता। तो ये डिसीजन के हिसाब से जो है उनको नॉन मुस्लिम को ऐड करना ये सरासर गलत है। मेरा भी यही कहना है कि जो रिसेंट हमारे वक्फ बोर्ड स्टेट वक्फ बोर्ड के जो कारनामे हैं, जैसे
54 में जो है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का ये करना, मुहिम शुरू करना, जो 9-10 साल से जो कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुस्लिमों को क्या परेशानी हो रही है ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मुझे 1998 सुप्रीम कोर्ट का जो सैयद अली का केस था, तो वो केस के बाद में मेरे को सारे चीज़ें मालूम हो गए कि वक्फ बोर्ड जो है कभी ना कभी इस चीज़ को जो है ज़ोर शोर से जो है कामयाब करने की कोशिश करेंगे बोल के। तो इसलिए से मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से मुझे भी एक किताब लिखना पड़ा है, और उसमें जो है मेरा मकसद भी यह है कि वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट लाना ज़रूरी है बोल के। और वो किताब मेरी इस टाइटल से जो मैं लिखा हूँ, रीडिफाइनिंग वक्फ लॉ, स्टडीज़ इन वक्फ लॉज, इट्स अ रीडिफाइनिंग एंड क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन बोल के ये मैं किताब भी लिखा हूँ। 300 पेज की किताब है। बार बार जो है ऐसे ये इंसिडेंट्स होने की वजह से फिर किताब में इम्प्लीट करके जो है ऐड करके लिखना पड़ रहा है, थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेरे को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो इमरान मसूद साहब बोले कि सेक्शन 40 को बरकरार रखना चाहिए बोल के जो सुप्रीम कोर्ट होल्ड करें, तो इस लिहाज से और एक डिसीजन जो है सैयद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सैयद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें भी जो है वन से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ बोल के जो बोले हैं, ये दो हवाले को लेते हुए जो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड जो प्रोसीड कर रही है वो 54 के एक्ट के तहत वो गलत है बोल के उसके अलावा कई जो अमेंडमेंट्स जो है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अब मेरा कहना ये है कि अमेंडमेंट किस ताल्लुक से करना चाहिए। जो अमेंडमेंट्स उन्होंने जो बता रहे हैं 44 अमेंडमेंट्स, वो कोई मायने रखते नहीं। वो अमेंडमेंट में कोई ये नहीं है कि भाई सभी को हेल्प होगा बोल के, ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से अमेंडमेंट क्यों होना बोल के, जैसे वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 2013 आया, उसके बाद में जो है वक्फ एक्ट 1954 आया, तो वो वक्फ एक्ट इतने छोटे थे, बोले तो 8-10 पेज, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पेज के हिसाब से भी थे बोले सरकार। तो उसमें ये बात नहीं थी कि जो है जितने भी प्रॉपर्टीज़ रूलर्स दिए हैं, मुस्लिम रूलर्स जैसे मिडिल पीरियड के जो रूलर्स दिए हैं, वो ग्रांट्स कहलाते हैं। वो ग्रांट्स देने के बाद में उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोल के जो 1995 में जो अमेंडमेंट करे हैं, वो सबसे बड़ी गलती करे हैं। तो 1995 का जो अमेंडमेंट सेक्शन 4(1) में ग्रांट्स इंक्लूडिंग मशरूतुल खिदमत और दी वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के बोले हैं। तो इनको कौन से अख्तियारात हैं जो ग्रांट्स और मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज बोल के डिक्लेयर करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए और उनको जो है एक्ट में इम्प्लीड करने के लिए, ये पार्लियामेंटेरियंस की कोई काम नहीं है और उनके कोई अख्तियारात की बात नहीं है जो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है बोल के डिक्लेयर करने के। लिहाजा मेरा ये कहना है कि ये जो इम्प्लीड करें हैं, इंक्लूड करें हैं ग्रांट्स इंक्लूडिंग मशरूतुल खिदमत, इसको जो है फर्स्ट डिलीट करना चाहिए। यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और दूसरी बात गलती ये करें कि यार 1924 प्रीवी काउंसिल का जो डिसीजन है 689 मोहम्मद रजा वर्सेस सैयद यादगार हुसैन, ये जो डिसीजन में जो है प्रीवी काउंसिल ये बताए कि ग्रांट्स आर नॉट दी वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के, उसके बावजूद भी जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी बोल के जो है सेक्शन 4(1) में ऐड करें, ये सबसे बड़ी गलती करें, इसको निकालना चाहिए। और उसके बाद में जो है हमारे खुद के हाई कोर्ट का जो रिट पिटिशन था, रिट पिटिशन नंबर 373 जो डिसीजन था 677 ऑफ 2007 में जो ये डिसाइड करे हमारे हाई कोर्ट वाले, कर्नाटक हाई कोर्ट वाले, उन्हें ये बोले कि जो है वंस द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड टू गवर्नमेंट देन द क्वेश्चन ऑफ डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी is not to be considered
and once the lands are vested to government, then the gazette notification is a nominal document and it cannot be accepted. और 2008 रिट अपील में भी जो है इसी बात को जो है कंफर्म किया गया है, जिसकी वजह से मेरा ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड वालों को क्या हर केस के लिए यानी हर लैंड के लिए जो है अलग से डिसीजन होना, एक डिसीजन जब होते हैं, इतने डिसीजन होते हैं, तो उसी को हवाला देते हुए जो प्रोसीडिंग्स अब तक क्लोज करना चाहिए था, लेकिन प्रोसीडिंग्स 54 में जो प्रोसीडिंग्स करें वो गलत है। और मेरा और भी कहना है कि जस्टिस फजल अली की जो रिपोर्ट थी, जस्टिस फजल अली की रिपोर्ट में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो जो है 1963 का जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से जो है पूरे नई न्यू एनेक्टमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स भी करे, जिसमें ये बताए कि जो है अपने अपने हिसाब से जो है एक्ट्स बनाना बोल के, उसके लिहाज से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक्ट है जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट करे, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि जो आदमी इनाम ज़मीनों के कब्जे में है उसको जो है ऑक्यूपेंसी राइट देना, उसको मालिक बोल के डिक्लेयर करना बोल के। उसमें यह भी था कि 1/3/1974 को उनको जो है वो जो लैंड वेस्ट हो गई गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका या दूसरे स्टेट्स को भी जो है उसी का ये अप्लाई होता है, लिहाजा उसमें जो है जैसे वेस्ट होने के बाद में वो वक्फ प्रॉपर्टी या इनाम ज़मीन वो डेफिनेशन में आते ही नहीं थे। जब वो इनाम ज़मीन ही नहीं रही तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोल के 1974 जून में डिक्लेयर करना वो सबसे बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी और एक गलती ये करे कि सेक्शन 61 को जो है डिलीट करना बोल के मेरा ये सजेशन है, क्योंकि सेक्शन 61 के हिसाब से आफ्टर पासिंग ऑफ द गजेट नोटिफिकेशन if the title of the work board is disputed, then work board is to file the suit within a period of 1 year. This limitation is fixed in the central work itself. तो अगर लिमिटेशन यहाँ पे बार होता है, वो जो है सिविल कोर्ट को जाके उसके बारे में कोई डिक्री नहीं लाए और विद इन 1 ईयर जो है सूट नहीं फाइल करे, तो वक्फ एक्ट के हिसाब से जो है वो सेक्शन 6 के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहती, लिहाजा उसको वो ये चीज़ों को ख्याल करते हुए सेक्शन 61 को पहले डिलीट करना। रहा सेक्शन 7 जो ट्रिब्यूनल का जो जुरिडिक्शन है, उसमें जो है वो वेदर इट इज़ ए सुन्नी वक्फ शिया वक्फ, इस ताल्लुक से जो है डिसाइड करने के अख्तियारात जो है ट्रिब्यूनल को वक्फ ट्रिब्यूनल को दिया गया है, उसको स्ट्रीमलाइट करना है। आगे जो मैं दूसरे प्रोविजन बताता हूँ उसके हिसाब से जो है अगर स्ट्रीमलाइट करे तो सेक्शन 7 को जो है रख के सेक्शन 61 को जो सेक्शन 6 को वक्फ एक्ट से ही निकाल देना, तो ये मेरा एक सजेशन है। इसीलिए सजेशन है कि 1974 जो गजेट नोटिफिकेशन हुआ, उस वक्त जो गजेट नोटिफिकेशन में सारे इनाम लैंड्स का ही जो है लिस्ट तैयार हुआ। उसमें ऐसा नहीं था जो है कोई भी आके जो है मेरे 1000 एकड़ लो, मेरे 100 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ लो बोल के ऐसा नहीं दिए सो है। आप लिस्ट चेक करिए, पूरी लिस्ट में जो है पूरे इनाम ज़मीनात को जो है वक्फ प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर करें। ये कैसा होता है जबकि ऑलरेडी इनाम ज़मीनातों का ऑलरेडी जो है दूसरे एक्ट में जो है वो ऑक्यूपेंसी राइट ग्रांट करे और उसके बाद में लैंड ट्रिब्यूनल वाले जो है ऑक्यूपेंसी राइट ग्रांट करे, तो ये 2 ऑर्डर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर वेस्टिंग ऑफ दी सर्विस इनाम लैंड्स टू दी गवर्नमेंट और जो है ग्रांटिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स, दीज 2 ऑर्डर्स हैव रीच्ड फाइनलिटी। तो उसके बाद में इसको वक्फ प्रॉपर्टी बोलना ये गलत है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो है जब के ज़माने में कोई कमांडर या किसी को भी अगर प्रॉपर्टीज ग्रांट देते थे वो सैलरी के तौर पे नहीं रहता था, क्योंकि जब के ज़माने में सैलरी नहीं रहती थी, उसी लिहाज से जो प्रॉपर्टीज जो ग्रांट करते थे वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी रहती थी, पर्सनल इनाम रहते थे, सर्विस इनाम रहते थे, जो है जागीर इनाम रहते थे, इस तरीके से जो है प्रॉपर्टीज रहते थे।
तो उसको जो है वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के सभी एक ही मीनिंग में ला के डिक्लेयर करो बोल के बोलना वो गलत है बोल के। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि आप जितने प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो रहे हैं, 74 का गैजेट नोटिफिकेशन हुआ, 74 के गैजेट नोटिफिकेशन में फर्स्ट लिस्ट में पूरे इनाम ज़मीनात का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सेक्शन 36 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 के तहत, और जैसा ही रजिस्ट्रेशन होते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है ग्रांट करते हैं कि डिक्लेयर करते हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी बोल के। यहाँ ये भी नहीं होता है कि जो है जो फर्स्ट लिस्ट जो तैयार हो गई इनाम ज़मीनात की और उसके बाद में जो दूसरी सेकंड लिस्ट हो रही है वो जो है 1954 के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऐड करके जो है फिर से जो एक लिस्ट तैयार करे, ये भी जो है प्रॉपर्टीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं बोल के, ये भी बात नहीं है। लिहाजा ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर तुम गैजेट नोटिफिकेशन का जो प्रोविज़न है जिसको नॉमिनल जो है डॉक्यूमेंट कहा गया है, तो वो भी वहाँ पे भी जो है फर्स्ट लिस्ट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो प्रॉपर्टीज़ को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कि जो सेक्शन 2013 का जो अमेंडमेंट आया 2013 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें जो प्रोविज़न रखे कि सेक्शन 4 सब क्लास 6 में जो प्रोविज़न रखे प्रोवाइडेड दैट वक्फ प्रॉपर्टी शैल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर लॉ। क्या मकसद था इसके पीछे अमेंडमेंट करने का? एनी अदर लॉ मीन्स इट मे बी Land Reforms Act, it may be Land Acquisition Act, and also Land Revenue Act. Whatever the acts are there, if it is governed over the property, तो उसके हिसाब से जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाती बोल के। अब और एक अमेंडमेंट मेरा ये कहना है कि सेकंड सर्वे का प्रोविज़न जो नया अमेंडमेंट एक्ट है 2013 में रखे हैं। सेकेंड सर्वे जो जब करते हैं तो वो 10 साल के पीरियड में करना, और सेकेंड सर्वे जो है चैलेंज नहीं करना, सेकेंड सर्वे करे तो उसकी स्टे नहीं देना, इस तरीके से जो है अमेंडमेंट लाते हैं। अगर सेकेंड सर्वे में यही डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो है किसी अदर लॉज के हिसाब से जो है चले गई है, या प्रॉपर्टीज का कब्जा जो है ऑलरेडी चले गया है, तो उसके हिसाब से जो है ये प्रॉपर्टीज़ को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते बोल के अगर सेकंड सर्वे में अगर हो गया तो पूरा मामला ही ख़त्म होता है। सेक्शन 40 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सेक्शन 54 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सेक्शन 6 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 6 के बाद सेक्शन जो है सेक्शन 3, 4 एंड 5 में जो है जो अमेंडमेंट का पूछे हैं लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ का बताएं, उसमें अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। सेकंड सर्वे में जब जैसे ही जो अमेंडमेंट करे हैं, आज तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये नहीं बोले कि भाई सर्वे करे या नहीं करे। सर्वे में जो है जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लैंड रिफॉर्म एक्ट के हिसाब से ऑक्यूपेंसी राइट ग्रांट करे हैं या नहीं करे बोल के ये भी नहीं करें। और इसके ताल्लुक से एक और चीज़ मेरे को बहुत ज़रूरी है बताना कि एक बात ऐसी है कि सैयद अली वर्सेस एपी वक्फ बोर्ड का जैसे डिसीजन आया AR 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 972 में, उस डिसीजन के हिसाब से वंस द प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड इट इज़ वक्फ प्रॉपर्टी बोल को, वंस से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ बोल के आ गया। तो बाद में जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मैं उस वक्त इस ताल्लुक से भी मैं प्रेजेंट करता था मेरा आर्ग्यूमेंट कि सेक्शन 6 वायलेट हुआ है, और सेक्शन 6(1) के हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई गई कि 6(1) का वायलेट हुआ है, लिहाजा इसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं समझते, और जो ये जो डिसीजन है वक्फ सुप्रीम कोर्ट का वो लागू नहीं होता बोल। लेकिन बाद में जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया AP स्टेट वक्फ बोर्ड वर्सेस माऊर सुंदरम्मा एंड अदर्स, रिपोर्टेड इन ALD 2007 पार्ट 5 पेज 267, इसमें जो है जैसे मैटर सुप्रीम कोर्ट को गया
तो वहाँ पे 6(1) का डिस्प्यूट करे। 6(1) जो है अप्लाई नहीं करे, जो मैंडेटरी जो वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था वो नहीं करने की वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं करते। बोले सुप्रीम कोर्ट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करा, वो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के। ये सैयद अली वर्सेस एपी स्टेट वक्फ बोर्ड्स AR 1998 पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 972, बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राजस्थान वर्सेस राधा कृष्णा एंड अदर्स AR 1979 पेज 289, और सिराजुल हक खान वर्सेस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ यूपी AR 1959 पेज 198। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताया कि 6(1) में जो हम कंसीडर नहीं करी ये डिसीजंस में, ये डिसीजंस को कवर करते हुए तुम 6(1) पे जो है अपना डिसीजन दे के अपना फैसला सुनाओ बोल के जो है रिमांड बैक करे। उसके बाद में इसी डिसीजन में जो है ये माउरू सुंदरम्मा के डिसीजन में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर करे कि 6(1) कंप्लायंस नहीं करने की वजह से ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बोल के। अब इसके बाद में एक और अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वो अमेंडमेंट ये है कि सेक्शन 51 और 52 इसका अमेंडमेंट जो है इस वक्त वो लिस्ट में है, लेकिन सेक्शन 54 को ऐड नहीं किया गया। सेक्शन 51, 52 वक्फ प्रॉपर्टीज का सेल करना विदाउट परमिशन करना, और 52A पनिशमेंट उसके बारे में, ये 3 जो है उसमें ऐड करे हैं। लेकिन वो सेक्शन 40 को अगर ऐड करें और सेक्शन 40 को स्ट्रीमलाइन करे तो ये जो है 51 एंड 52 ये दोनों लागू होते हैं। तो ये चीज़ और एक बताना है मेरे को, सेक्शन 54 जो है CEO को इख्तियार दिए गए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रिकवरी। सेक्शन 6 रिकवरी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बाय द बोर्ड, सेक्शन 39 रिकवरी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज बाय द बोर्ड, सेक्शन 40 रिकवरी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज बाय द बोर्ड, और सेक्शन 54 रिकवरी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। यहाँ पे ये सोचना है कि अगर वक्फ बोर्ड के स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अपने अख्तियारात 66 सब क्लास 1 में अगर लिमिटेशन बार हो गया तो वही वक्फ बोर्ड जो है स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड CEO को कैसे पावर देता है, अपना सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है उसको कैसे पावर देता है, क्या वेदर सेक्शन 54 इज ऑप्शन टू सेक्शन 61, ये सारी चीज़ें तो उसमें है ही नहीं और आते भी नहीं। लिहाजा इस चीज़ों को जो है ख्याल करते हुए सेक्शन 54 को डिलीट करना चाहिए। सेक्शन 40, 51, 52 ये सेक्शनों को स्ट्रीमलाइन ये करना है कि जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ग्रांट हुए हैं और जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिस्ट में जो ग्रांट करे हैं वो प्रॉपर्टीज अगर इनाम ज़मीन है तो वो ज़मीनों को एक्सक्लूड करना। Thereafter, whatever the registration of the work properties are there, to that extent, these section 40, 51, 52 can be made applicable. And even section 54, if it is amended to the extent of the properties leaving the Inam lands, which were already granted by the government, which were occupied by the government, and then occupancy rights were granted. एक और अमेंडमेंट ज़रूरी है, 55 भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। एक और अमेंडमेंट की बहुत ज़रूरी है, वो है कि सेक्शन 83(1) and 2 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। 83(1) कौन से सूट जो है, कौन से एप्लीकेशन, कौन से डिस्प्यूट 83(1) के तहत जो है लैंड वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पेश करना ये है। और उसके बाद में 83 सब क्लास 2 कौन जो है एप्लीकेशन जो है वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने डाल के डिसाइड कर लेता है बोल के। यहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत ये है कि सेक्शन पढ़ने के बाद, सेक्शन 83 पढ़ने के बाद
the state government shall by notification in the official gazette constitute waqf tribunals as made things fit for the determination of any dispute, question or other matter relating to a waqf or waqf properties. आज परेशानी क्या हो रही, कुछ लोग 83 में भी वक्फ चैलेंज कर रहे हैं, दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी, बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बोल के। तो इसको भी जो है ये सेक्शन को भी अमेंडमेंट लाना, और ये सेक्शन को अमेंडमेंट ला के जो फर्स्ट गेजेट नोटिफिकेशन की जो लिस्ट थी वो लिस्ट को जो है डिलीट करना चाहिए, और वो उसको अप्लाई नहीं होता बोल के जब जैसे ही 83 सब प्लस 1 और 2 में अमेंडमेंट लाएंगे तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो दायरे में आएगा, वो भी उसके हद तक जो है डिसाइड करने के पावर्स मिलते हैं। 87 एक और प्रोविजन है, बार टू एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑन बिहाफ ऑफ अनरजिस्टर्ड वक्फ्स। ऐसा ये लगता है कि यहाँ पे एक मिसाल मैं देता हूँ कि जो प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड वक्फ थी, निज़ाम गवर्नमेंट जो है उस मॉन्यूमेंट को बनाए थे, कुछ हद अरसे तक जो है वो स्कूल के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब वो प्रॉपर्टी वेकेंट छोड़े हैं, जिसके वजह से लोगों को जो है गंदगी करने के लिए वो एक प्लेस बन गया। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड वक्फ जितने भी हैं, अनरजिस्टर्ड मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं, आज वो जो है सभी गंदे कामों के लिए जो है एक अड्डा बन गया है, और उसके कोई देखभाल नहीं है। वो कब गिरते हैं क्या है वो कोई देखते भी नहीं है, लेकिन गलत कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। 87 को जो है अमेंडमेंट लाना, ये द प्रॉपर जो वक्फ जो अनरजिस्टर्ड है तो उसको जो है रजिस्टर्ड करके लेना। क्या वो मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है? क्या मुस्लिम बादशाह बने सो प्रॉपर्टी नहीं है? जिस तरीके तुम्हारे को जो है सिर्फ जो प्रॉपर्टी है जहाँ फ़ायदा मिलता है वही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही प्रॉपर्टी का मैनेज करते जाएंगे, वही प्रॉपर्टी के लिए मुतवली अपॉइंट करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी का कैसा करना? अगर आप बोले कि भाई ये वक्फ एक्ट में ये नहीं करना, तो कम से कम आप इतनी भी कोशिश कर सकते हैं कि दीज प्रॉपर्टीज आर इमीडिएटली टू बी रजिस्टर्ड इन दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेक्शन 25 के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये करना, इसके लिए सेपरेट सर्वे करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कमेटी कायम करके कितने प्रॉपर्टीज अनरजिस्टर्ड वक्फ हैं उनका भी जो है लिस्ट जो है जो ESI डिपार्टमेंट को देके उनको भी रजिस्टर करके मरम्मत करना, उनको भी जो है प्रिजर्व करना, प्रोटेक्शन करना, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है और ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी काम है। इसके लिए से भी जो है अमेंडमेंट की ज़रूरी है। एक और अमेंडमेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, सेक्शन 89 जो है नोटिस ऑफ सूट बाय द पार्टीज अगेंस्ट द बोर्ड। अगर तुम नोटिस नहीं जारी करे, डायरेक्ट सूट फाइल करे तो सूट डिसमिस होता है 89 के तहत 2 महीने की नोटिस देना। जबकि CPC इज अप्लीकेबल बोल के जो सेक्शन 83 सब क्लास 5 और 6 में बताते हैं, CPC इज अप्लीकेबल, प्रोसीजर ऑफ CPC इज अप्लीकेबल। तो वैसे सूरत में 80 सब क्लास 1 एंड 80 सब क्लास 2 वो जो CPC के वो प्रोविजन भी अप्लाई करे तो जो है सूट फाइल करने से पहले पार्टी जो है एग्जेम्पशन लेके जो है सूट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब 2 महीने इंतजार करे तक जो है जमीन आसमान का फर्क जो है प्रॉपर्टीज में हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन? वो नुकसान होता है पार्टी को तो उसकी जिम्मेदारी कौन? उसका जो है कंपेंसेट कौन करने वाले? ये चीज़ों को जो है ख्याल करते हुए 89 को अमेंडमेंट सेक्शन 80 सब क्लास 1 और 2 के हिसाब से करना चाहिए, एग्जेम्पशन का प्रोविजन रखना चाहिए। और सेक्शन 90 जब नोटिस ऑफ सूट्स बाय द कोर्ट रहने के बाद में ये चीज़ों को अमेंडमेंट करने के बाद में सेक्शन 90 की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं, अगर रहा तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 90 को भी जो है सेक्शन 89 के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। एक और अमेंडमेंट जो इस वक्त यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ जो अमेंडमेंट में जो बताया उसमें एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट और सेक्शन 107 का जो डिलीट करने के लिए जो सिफारिश करे हैं वो करेक्ट है, उसके लिए डिलीट करना चाहिए। क्योंकि मैं बताया क्योंकि सेक्शन 107 जो है एक्ट 36 ऑफ 1963
नॉट टू अप्लाई फॉर रिकवरी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के है। ये जो है वक्फ बोर्ड अपने मनमानी करके जो अमेंडमेंट लाए ये गलत है। इससे पहले जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था फायूद तवक्कल गोरी वर्सेस मद्रास वक्फ बोर्ड जो 2011 का, जिसमें तरुण चटर्जी ने ये ऑब्जर्वेशन किए थे, जज तरुण चटर्जी थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व करे थे कि जो 107 आप मनमानी जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकते, लिमिटेशन एक्ट आपके हिसाब से अमेंडमेंट वक्फ एक्ट में नहीं कर सकते, ये गलत होता है बोल के उसमें ऑब्जर्व करने के बाद में भी तुम जो है 1995 का जो ये 107 जो ये फिर कंटिन्यू करे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का भी वायलेट करते हैं, तुम हाई कोर्ट के आर्डर्स के भी वायलेट करते हैं। तुम्हारे को स्टडी करने के जो है कोई ऐसा दिखता है या टाइम नहीं मिलता है या स्टडी करने के लिए तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो इसकी वजह से ये सारे परेशानियां आ रही हैं। और इसके बाद लिमिटेशन एक्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सेक्शन 61 में जब लिमिटेशन ख़त्म हो गया, उनका खुद का लिमिटेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वक्फ एक्ट में खुद का लिमिटेशन जो है इम्पोज करे हैं, तो उसके बाद में सेक्शन 107 जो है इम्पोज करना गलत है, जो उसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, डिलीट करना ही चाहिए। और हो सकता है तो उसको अमेंडमेंट में जेपीसी डिलीट करेगी बोल के मेरा ये है। ये सारे अमेंडमेंट्स का मैं मेरे किताब में फिर से जो है इंसर्ट करके मैं ये किताब की जो है कापीज़ पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को और जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उसको उनको भेज के अमेंडमेंट अगर कैरी आउट करना है तो सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 4 और सेक्शन 40, 39, 40, 51, 52 एंड 54, देन 87, 83 और 89 के हिसाब से अमेंडमेंट कैरी आउट करके एक सही कानून यानी वक्फला अगर लाए तो जो है सभी मुस्लिमों को जो है इसका बेनिफिट होगा, और जो रीसेंट जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन होगा। और जो बात करते हैं कि 9 लाख प्रॉपर्टीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपकी जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी, वक्फ बोर्ड की भी जो बात है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी एक उम्मीद है कि वक्फ एक्ट को जो अमेंडमेंट लाते हैं वो इस हिसाब से अगर अमेंडमेंट लाए तो सबका भला होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो अपने इससे बचेगी बोल के ये उम्मीद के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।